एक ऐसे बैटल ग्राउंड की कल्पना करते हैं जहां चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है हम्म। और आसमान में चांद की रोशनी का तो नामो निशान नहीं है। और टेरेन भी बिल्कुल अनजान है, मतलब वहां पहले कभी गई नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे माहौल में एक पेट्रोल बेस सिक्योर करना या आने वाले आर्टिलरी फायर से खुद को बचाना कितना मुश्किल हो सकता है। पुराने दौर में तो मतलब ऐसे चैलेंजेस से निपटने के लिए सोल्जर्स को 4 या 5 अलग-अलग भारी इंस्ट्रूमेंट्स कैरी करने पड़ते थे। हाँ, 4-5 इंस्ट्रूमेंट्स और उन सब का अपना एक अलग वेट। जी। फिर हर डिवाइस की अपनी अलग बैटरीज होती थी। उनको ऑपरेट करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता था। राइट। और हाई स्ट्रेस सिचुएशंस में जहां हर सेकंड लाइफ या डेथ डिसाइड कर सकता है, वहां एक इंस्ट्रूमेंट को रखकर दूसरा निकालना, और फिर उस पर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करना। ये सब एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल बॉटलनेक बन जाता था। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा फोकस एक ऐसी सिंगल कॉम्पैक्ट डिवाइस पर है जिसने इस पूरे प्रोसेस को बिल्कुल बदल दिया है। हम बात कर रहे हैं सृष्टि की। सृष्टि। हाँ, ये सिर्फ एक एडवांस्ड कैमरा नहीं है जैसा नाम से लग सकता है। ये मॉडर्न सोल्जर्स के लिए एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक आईज एंड ईयर्स स्वीट है। मतलब ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी का भारी भरकम टूल बॉक्स हटाकर उसे एक हाईली एडवांस्ड डिजिटल स्विस आर्मी नाइफ पकड़ा दी गई हो, जहां विजन, लोकेशन और टैक्टिकल कैलकुलेशंस सब एक ही जगह एक क्लिक पर इंटीग्रेट हो गए हैं। सही कहा। अगर हम इसके थोड़ा टेक्निकल साइड पर जाएं, तो सृष्टि का फुल फॉर्म है मल्टी फंक्शन हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर या MFIZHT। इसे IRDE और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर डेवलप किया है। और इसका प्राइमरी यूज मेनली आर्टिलरी, इन्फेंट्री और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में होता है ना। बिल्कुल। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात इसका नाम है। ये जो मल्टी फंक्शन शब्द इसमें जुड़ा है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हार्डवेयर सिर्फ देखने के लिए नहीं बनाया गया है। तो और क्या रोल्स हैं इसके, मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका मेन ऑब्जेक्टिव 3 बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशनल रोल्स को एक साथ अंजाम देना है। पहला है नेविगेशन, दूसरा क्विक सर्च और तीसरा आर्टिलरी फायर डिटेक्शन। अच्छा, तो अगर मैं इन रोल्स को टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो सबसे पहला चैलेंज तो नेचुरली नेविगेशन का ही होता होगा। बिना डे राइट के किसी कॉम्प्लेक्स और अनजान टेरेन में आगे बढ़ना। हाँ, क्योंकि अगर सही विजुअल एड नहीं है, तो एक छोटी सी खाई या दुश्मन का बिछाया हुआ कोई ऑब्स्टिकल पूरे ऑपरेशन को वहीं खत्म कर सकता है। राइट। और नेविगेशन का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना थोड़ी है, अपने ट्रूप्स को बिना किसी कैजुअलिटी के सेफली पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाना भी तो है। एग्जैक्टली। और जैसे ही ट्रूप्स नई लोकेशन पर पहुंचती हैं या कोई नया पेट्रोल बेस एस्टैब्लिश करती हैं, वहां दूसरा बड़ा चैलेंज आता है क्विक सर्च और एरिया स्कैनिंग। ओके, मतलब बेस सिक्योर करना सबसे पहली प्रायोरिटी बन जाती है वहाँ। हाँ, उस वक्त एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो इंस्टेंटली, चाहे दिन हो या रात, पूरे एरिया का एक क्लियर असेसमेंट दे सके, ताकि कोई भी छुपा हुआ खतरा डिटेक्ट हो जाए। और इसके बाद आता होगा वो तीसरा रोल जिसका आपने जिक्र किया, आर्टिलरी और मोटर फायर डिटेक्शन, जो बैटलफील्ड का शायद सबसे बड़ा खतरा है। सबसे बड़ा और सबसे अनप्रिडिक्टेबल खतरा, क्योंकि जब दुश्मन दूर से गोले दाग रहा हो, तो सर्वाइवल इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उस अटैक का पॉइंट ऑफ ओरिजिन कितनी जल्दी डिटेक्ट कर पाते हैं। वरना पैनिक फैल जाएगा। बिल्कुल फैल जाएगा। अगर आप ओरिजिन ही डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो आप काउंटर स्ट्राइक कॉल इन नहीं कर सकते। सृष्टि इनकमिंग फायर की ओरिजिन और इम्पैक्ट पॉइंट दोनों डिटेक्ट करने में मदद करता है, जिससे सर्वाइवल रेट ड्रास्टिक तरीके से बढ़ जाती है। ये समझने के बाद कि इसकी ज़रूरत क्या है, मैं ये सोच रही थी कि इसके इंटरनल मैकेनिक्स काम कैसे करते हैं। ऐसी कौन सी टेक है इस सिंगल हैंडल डिवाइस में? इसमें एक 5 फिंगर इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। 5 अलग-अलग कंपोनेंट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। 5 कंपोनेंट्स? तो पहला कंपोनेंट कौन सा है इसमें? सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल है इसका थर्मल इमेजर। ये नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन पुराने नाइट विजन गॉगल्स से ये बहुत अलग है। कैसे? पुराने वाले तो बस एम्बियंट लाइट को एम्पलीफाई करते थे ना, अगर थोड़ी चांद की रोशनी है तो उसको बढ़ा देते थे। हाँ, लेकिन थर्मल इमेजर्स लाइट पर डिपेंड ही नहीं करता। ये किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाले हीट सिग्नेचर्स को डिटेक्ट करता है, यानी इंफ्रारेड रेडिएशन। ओह वाओ! तो इसका मतलब अगर कंप्लीटली पिच ब्लैक अंधेरा हो, तब भी एक थर्मल इमेजर आसपास की हर चीज देख लेगा? बिल्कुल देख लेगा, क्योंकि हर लिविंग बॉडी या चलते हुए इंजन की अपनी एक बॉडी हीट होती है। लेकिन फॉग या कोहरे में क्या होता है? मतलब नॉर्मल रोशनी तो कोहरे में बिखर जाती है,
तो इसकी फिजिक्स वहां कैसे काम करती है? उसके पीछे वेवलेंथ की फिजिक्स है। हमारी आंखें जो विजिबल लाइट देखती हैं, उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। जब ये छोटी वेवलेंथ फॉग के पानी के कणों से टकराती है, तो वो स्कैटर हो जाती है। जिसे शायद हम रैली या मी स्कैटरिंग कहते हैं। एग्जैक्टली यही वजह है कि कोहरे में हमें सिर्फ एक सफेद दीवार दिखती है। दूसरी तरफ इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ काफी लंबी होती है। तो वो इन छोटे पानी के कणों के आसपास से बाईपास कर जाती होगी। हाँ, वो बाईपास कर जाती हैं और स्कैटर नहीं होती। इसीलिए थर्मल इमेजर घने कोहरे, धुएं या अंधेरे को चीरकर सीधा हीट सोर्स का एक विजुअल मैप स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। ये कॉन्सेप्ट समझना सच में जरूरी है, क्योंकि यही इस सिस्टम की बेस फाउंडेशन है। अच्छा, जब दिन का वक्त होता है और रोशनी एडेक्वेट होती है, तब क्या होता है? तब इसमें डे साइट और कलर सीसीडी कैमरा का इंटीग्रेशन काम आता है। ये दूसरा कंपोनेंट है। सीसीडी यानी चार्ज कपल्ड डिवाइस। हमारे स्मार्टफोन्स में भी तो ऐसी टेक होती है। लेकिन ये मिलिट्री ग्रेड सीसीडी लेंसेज हैं। इनका सेंसर फोटॉन्स को कैप्चर करके उन्हें इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करता है, जिससे डे लाइट में टारगेट की माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स, जैसे किसी बिल्डिंग का टेक्सचर या किसी व्हीकल का कैमोफ्लेज, बहुत क्लियरली डिजिटली एनहांस हो जाता है। राइट। तो डे साइट दिन के लिए और थर्मल रात के लिए। लेकिन तीसरा कंपोनेंट कौन सा है जो इसे असल में मल्टी फंक्शन बनाता है? वो है इसका लेजर रेंज फाइंडर या LRF। फील्ड में किसी टारगेट को सिर्फ देख लेना काफी नहीं होता। स्ट्राइक करने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो एग्जैक्टली कितनी दूर है। और मैंने पढ़ा है कि LRF डिस्टेंस टाइम ऑफ फ्लाइट प्रिंसिपल से निकालता है। बिल्कुल। डिवाइस टारगेट की तरफ एक लेजर बीम फायर करती है। अब लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट है ना? हाँ। तो लेजर डिवाइस से निकलकर टारगेट तक जाने और बाउंस होकर वापस आने में जितना माइक्रोसेकंड लेती है, प्रोसेसर उसे कैलकुलेट कर लेता होगा। एग्जैक्टली। प्रोसेसर उस टाइम को स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट फासला बता देता है। लेकिन एक सेकंड, यहां मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। स्पेसिफिकेशंस में इसे आईसेफ लेजर रेंज फाइंडर कहा गया है। लेजर बीम तो आंखों के लिए हमेशा खतरनाक होती है, तो इसे सेफ कैसे बनाया? ये बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने। स्टैंडर्ड हाई पावर लेजर्स अगर किसी की आंख में चली जाएं तो वो कॉर्निया को क्रॉस करके सीधा रेटिना पर फोकस होती हैं, जिससे परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है। बाप रे! तो SHRST में क्या अलग है? SHRST में जो आई सेफ LRF है, उसकी लेजर वेवलेंथ टिपिकली 1540 नैनोमीटर्स के आसपास ट्यून की जाती है। इसकी खासियत यह है कि आंख का फ्लूइड और कॉर्निया इस एनर्जी को रेटिना तक पहुंचने से पहले ही एब्जॉर्ब कर लेता है। ओ, मतलब अगर एक्सीडेंटल फ्रेंडली फायर हो जाए लेजर्स का, तो अपने ट्रूप्स की आंखों को नुकसान नहीं पहुंचेगा? हाँ, ये सेफ्टी एस्पेक्ट बैटलफील्ड पर फ्रेंडली फायर और एक्सीडेंटल कैजुअलिटीज रोकने के लिए बहुत जरूरी है। ये डिटेल सच में हाईलाइट करती है कि ट्रूप्स की सेफ्टी कितनी डीपली फैक्टर इन की जाती है। अब चौथा और पांचवा फंक्शन क्या है? वो है डिजिटल मैग्नेटिक कॉम्पस और इनबिल्ट GPS। तो अगर हम इस LRF की डिस्टेंस डेटा को GPS और कंपास के एंगल के साथ जोड़ दें, तो एक बहुत ही पावरफुल टैक्टिकल ज्योमेट्री बन जाएगी, राइट? बिल्कुल, यही ज्योमेट्री इस डिवाइस की असल ताकत है। इसे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरह देखते हैं। GPS ने सृष्टि की खुद की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ ली। हाँ, अपना पॉइंट A मिल गया। राइट। फिर कंपास ने बता दिया कि ऑपरेटर किस एंगल पर डिवाइस पॉइंट कर रहा है, चाहे हॉरिजॉन्टली एजिमुथ हो या वर्टिकली एलिवेशन। और LRF ने फासला बता दिया। तो इंटरनल कंप्यूटर इन तीनों डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस करके इंस्टेंटली टारगेट के एग्जैक्ट GPS कोऑर्डिनेट्स दे देता होगा। एकदम सही। मतलब सोल्जर को अब कंपास और मैप रखकर खुद मैथ नहीं करनी पड़ेगी। बस डिवाइस पॉइंट किया, बटन दबाया और पिन पॉइंट लोकेशन हाथ में। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि इन 5 हेवी ड्यूटी कंपोनेंट्स को एक साथ चलाने के लिए पावर कितनी लगती होगी? नॉर्मल बैटरी से तो काम नहीं बनेगा। नहीं, नॉर्मल से तो बिल्कुल ही। इसको पावर करने के लिए हाई एनर्जी लिथियम आयन बैटरीज का यूज होता है, जिसका वेट कम होता है लेकिन एनर्जी डेंसिटी बहुत हाई होती है, ताकि घंटों तक थर्मल प्रोसेसिंग, लेजर्स और GPS बिना रुके चल सके। हाँ, और इन सबको कंट्रोल करने के लिए डिवाइस के मेन्यूज बहुत इंट्यूटिव रखे गए हैं। हीट ऑफ द ऑपरेशन में जब गोलियां चल रही हैं, किसी के पास मैनुअल पढ़ने का वक्त नहीं होता। सही बात है। अब यूजर एक्सपीरियंस की बात आई है तो एक चीज मैं ऑब्जर्व कर रही थी। जब हम फिल्मों में मिलिट्री स्नाइपर्स देखते हैं तो वो सिंगल लेंस यूज करते हैं, एक आंख बंद करके। लेकिन SHOST में
कॉमन बाइनोक्यूलर आई डिजाइन क्यों है? ये एक्चुअली ऑपरेटर स्ट्रेन को कम करने के लिए है। जब एक सोल्जर एक आंख बंद करके कंटिन्यूअसली घंटों तक किसी सिंगल लेंस में देखता है तो उसका ब्रेन नेचुरली उस क्लोज्ड आई के डार्कनेस को सप्रेस करने की कोशिश करता है। और जिससे आंखों की मसल्स पर प्रेशर पड़ता होगा। बहुत ज्यादा प्रेशर, जल्दी थकान होती है, सिरदर्द होता है और कंसंट्रेशन टूट जाती है। बाइनोक्यूलर डिजाइन से दोनों आंखों का नेचुरली इस्तेमाल होता है। क्योंकि हमारा दिमाग तो वैसे भी दोनों आंखों के इनपुट को ब्लेंड करके दुनिया देखने के लिए वायर्ड है ना। एग्जैक्टली इस स्टेट को मेंटेन रखने से फोकस लंबा टिकता है और इसमें इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस एडजस्ट करने के ऑप्शंस भी होते हैं क्योंकि हर ऑपरेटर के चेहरे का साइज अलग होता है, ताकि आई पीसेस बिल्कुल प्यूपिल के सेंटर से अलाइन हो जाए। ये कंफर्ट कोई लग्जरी नहीं बल्कि टैक्टिकल नेसेसिटी है। थका हुआ ऑपरेटर डिटेल्स मिस करेगा जो डेडली हो सकता है। सही बात है। तो अब आते हैं उस मोमेंट पर जहां ये सब एक इंटरफेस पर मिलता है। फील्ड पर एक सोल्जर इस आउटपुट को कैसे एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि डेटा चाहे जितना एक्यूरेट हो, क्लियर नहीं होगा तो यूजलेस है। जब यूजर आईपीसीस के अंदर देखता है तो उसे सिर्फ वीडियो फीड या थर्मल इमेज नहीं दिखती, बल्कि एक लाइव डेटा ओवरले दिखाई देता है जिसे हम एडवांस्ड हेड्स अप डिस्प्ले या हट कह सकते हैं। मतलब स्क्रीन पर ही टारगेट की रेंज, एंगल और जीपीएस कोऑर्डिनेट्स फ्लैश हो रहे होते हैं। हाँ, ऑपरेटर को अपना ध्यान टारगेट से हटाए बिना सारी ज्योमेट्री एक नजर में मिल जाती है। इसको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो से समझते हैं। मान लीजिए ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर एक जवान है, नाम रख लेते हैं अर्जुन। उससे 2 किलोमीटर आगे दुश्मन की मूवमेंट है, रात का अंधेरा है और घना कोहरा है। अगर अर्जुन अपने स्टैंडर्ड डे बाइनोकुलर्स यूज करेगा तो उसे कुछ नहीं दिखेगा। कोहरे की वजह से विजिबल लाइट ब्लॉक हो जाएगी और उसे सिर्फ एक सफेद दीवार दिखेगी। सिचुएशन की कोई विजुअल इंटेलिजेंस नहीं, पर जैसे ही वो SHI PST पर स्विच करेगा, गेम पलट जाएगा। कोहरा वही है, अंधेरा वही है, पर थर्मल इमेजर कोहरे को बाईपास कर लेगा। बिल्कुल, अगर दुश्मन का इंजन स्टार्ट है या इन्फेंट्री मूव कर रही है तो उनकी बॉडी हीट तुरंत स्क्रीन पर ग्लोइंग सिल्हूएट की तरह उभर आ जाएगी। अब अर्जुन ने टारगेट तो लोकेट कर लिया, पर सपोर्ट मांगने के लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए। पुराने तरीके में उसको मैप, कंपास निकालना पड़ता और विजुअल गैस लगाना पड़ता, जिसमें बहुत वक्त लगता और ह्यूमन एरर का चांस भी ज्यादा होता। लेकिन HRST के साथ अर्जुन सिर्फ टारगेट पर क्रॉस हेयर पॉइंट करके बटन प्रेस करेगा। LRF माइक्रो सेकेंड्स में एग्जैक्ट डिस्टेंस डिस्प्ले कर देगा, मान लीजिए 2150 मीटर्स। और उसी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में जीपीएस और कंपास अपना मैथ कंप्लीट करके अर्जुन को दुश्मन के एग्जैक्ट जीपीएस कोऑर्डिनेट स्क्रीन पर दे देंगे। इस पूरे प्रोसेस में कुछ ही सेकंड्स लगे, बिना गेस किए, बिना कोहरा हटने का वेट किए। HRST ने इंफॉर्मेशन को इंस्टेंटली एक्शनेबल डेटा में कन्वर्ट कर दिया, जिससे आर्टिलरी स्ट्राइक एक्यूरेट हो सकती है। तो अगर हम अपने इस पूरे डिस्कशन को सम अप करें तो SHRUST बेसिकली एक कॉम्पैक्ट मल्टी फंक्शन थर्मल इमेजर है जो नेविगेशन, सर्च और फायर डिटेक्शन को ड्रास्टिकली सिंप्लीफाई करता है। हाँ, और ये थर्मल इमेजर डे कैमरा, LRF, कॉम्पास और GPS का एक कंप्लीटली इंटीग्रेटेड यूनिट है, जिसका बाइनोक्यूलर डिजाइन ऑपरेटर की थकान कम करने पर फोकस करता है और ये किसी भी खराब मौसम में इंस्टेंटली एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करता है, जिससे क्विक एक्शन संभव हो पाता है। बिल्कुल सही समरी है ये। इस डीप ड्राइव को एंड करते हुए मेरे दिमाग में एक डीप थॉट आ रहा है। हम लोग मिलिट्री टेक को हमेशा लेजर्स, जीपीएस और सैटेलाइट ट्रैकिंग के लेंस से देखते हैं ना। हम इन एडवांस्ड सेंसर से बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन अगर ध्यान से सोचें तो इस डिवाइस का सबसे क्रूशियल एलिमेंट वो सिंपल कॉमन बिनोक्यूलर आई डिजाइन ही तो है, जो इंसान के कंफर्ट के लिए बनाया गया है। ये इस बात का सबूत है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे निकल जाए, लाइफ और डेथ सिचुएशंस में ह्यूमन बायोलॉजी और ह्यूमन एंड्योरेंस ही सबसे क्रिटिकल फैक्टर्स रहते हैं, क्योंकि एक थका हुआ दिमाग और थकी हुई आंखें दुनिया की सबसे महंगी और एडवांस्ड मशीन को भी ठीक से यूज नहीं कर सकती। ये ज़रूर सोचने वाली बात है कि फ्यूचर में जब AI और नई टेक आएगी तो वो ह्यूमन बायोलॉजी की इन लिमिटेशंस के आसपास खुद को कैसे इवॉल्व करेगी। आज के इस डीप ड्राइव में बस इतना ही।